बोर्ड पर देखते रहिए, बुक का काम नहीं है, कॉपी का काम नहीं है। जर्नल चैप्टर 8 से पहले डिस्कस किया गया था जी आपसे, किस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ाया गया था जर्नल। इसमें जितने भी अकाउंट होते हैं ऐसा मान करके चले उन सबका अलग रजिस्टर है। राम का सेपरेट रजिस्टर है, श्याम का अलग, रेंट का अलग, कैश का अलग, बिल्डिंग का अलग, मोहन का अलग, बैंक लोन का अलग। ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए 100 रजिस्टर रखे हुए हैं। और बॉस कोई भी ट्रांजेक्शन बताता है कि रेंट पे करा, तो तुरंत रेंट का रजिस्टर ढूंढ करके उसमें लिखो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, पहले एक फ्रेश रजिस्टर लो, उसमें सारी चीज़ें लिखो। उस फ्रेश रजिस्टर का नाम जर्नल, और जो यहाँ पर 100 किताबें रखी हुई हैं उनका नाम लेजर है। तो उन 100 किताबों में किस तरीके से लिखा जाता है वो कॉन्सेप्ट सीखने जी हम लेजर चैप्टर सीखते हैं। चर्चा करते हैं जी फॉर्मेट पे। टी शेप फॉर्मेट कहते हैं इसको, जैसे टी बन गया। तो राम मान लीजिए हमारा डेटर है, मैं राम का अकाउंट बना रहा हूं। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। तो जब जब मैं राम को डेबिट करूंगा तो इधर लिखूंगा पहला कॉलम डेट, किस डेट पे डेबिट करा, कितने अमाउंट से डेबिट करा, किस डेट पे क्रेडिट करा, कितने अमाउंट से क्रेडिट करा। अमाउंट वाला कॉलम है, वहां पर आप रुपी का साइन बना करके छोड़ सकते हैं, या फिर पूरा अमाउंट लिख सकते हैं, या फिर दोनों काम कर सकते हैं। हमारे सामने जी राम अकाउंट का फॉर्मेट, टोटल 6 कॉलम बनाए हैं मैंने, 3 कॉलम डेबिट साइड में, 3 कॉलम क्रेडिट साइड में। जब भी राम को डेबिट किया जाएगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जब भी राम को क्रेडिट किया जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जिस डेट पे डेबिट हो रहा है, किस वजह से डेबिट हो रहा है, तो कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट की बात करें तो किस डेट पे क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, और कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। सर जर्नल एंट्री मैंने राम को कुछ बेचे होंगे, तो जर्नल एंट्री पास करी होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, राम डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, इसलिए राम डेबिट हुआ। सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब इस जर्नल एंट्री को तो हमने अच्छे से सीख लिया चैप्टर नंबर 8 जर्नल में। अब चैप्टर नंबर 9 लेजर में, मतलब मैंने जो फ्रेश रजिस्टर लेके बैठा हुआ था जर्नल वाला, मैंने उसमें लिख दिया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे करना क्या, सोचो, मुझे 2 काम करना है। मैं राम का रजिस्टर निकालूंगा और उसमें लिखूंगा डेबिट में, और सेल्स का रजिस्टर निकालूंगा और इसमें लिखूंगा क्रेडिट, क्योंकि एंट्री के अंदर राम जो हुआ है वो डेबिट हुआ है और जो सेल्स हुआ है वो क्रेडिट हुआ है। तो ये 2 काम करना है। मतलब हर एंट्री के बाद जब लेजर में पोस्टिंग की जाती है तो वो 2 बार पोस्टिंग की जाती है, डेबिट वाली अलग, क्रेडिट वाली अलग। डेबिट वाले अकाउंट में और क्रेडिट वाले अकाउंट में सेल्स अकाउंट। अभी मैंने सिर्फ राम अकाउंट बना करके दिखाया। तो राम अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो मैं राम अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा 10,000। मान लीजिए ये हो रहा है 7 जनवरी को, तो डेट में लिख दूंगा ये पर्टिकुलर्स में कि किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से डेबिट हो रहा है। सर हम जो अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर वही नाम कभी नहीं आएगा, मतलब राम डेबिट हो रहा है राम की वजह से, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। सर अब तक समझ में आ रहा है लॉजिक कि राम से पैसे लेने हैं, सेल्स करा था क्योंकि हम 10,000 रुपये। ठीक, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे इसको इधर लिखाते हैं बाई सेल्स अकाउंट 10,000। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों क्या लगता है कि सर सेल्स तो क्रेडिट हो रही है और आपने सेल्स को डेबिट में लिख दिया, तो यहाँ तो शायद नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए सेल्स क्रेडिट में
यहाँ भी सेल्स क्रेडिट में यहाँ मैच कर रहा है। तो सुनिए ऐसा नहीं, डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है और क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है। हम जो लेजर बना रहे हैं इस बात को माइंड में समझो कि हम राम का लेजर बना रहे हैं, तो हमें एंट्री में देखना है कि राम क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट। एंट्री के अंदर राम डेबिट हुआ है तो मैं राम अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखूंगा। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना कि सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रही है एंट्री के अंदर तो मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में लिखूं, ऐसा नहीं। तो ऐसी गलती एग्जाम में ना हो, उसकी आसान तरीका क्या होता है उसके लिए, अब इसकी बजाय ना इसको पहले लिखो। 90% जो है वो बच्चे इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। उनमें से कुछ तो होते हैं जिनको हैबिट हो गई है अच्छे से कि समझ में आ गया तो सही लिख रहे हैं, लेकिन जिनसे अब गलती हो सकती है, हो रही है घर पर प्रैक्टिस के टाइम, तो ऐसी हैबिट डालें, उससे गलती के चांस कम हो जाए कि पहले अमाउंट लिखो उसके बाद पर्टिकुलर्स वाला करो। ये राम डेबिट हो रहा 10,000 से, राम की डेबिट 10,000 पे लिख दी, और फिर पर्टिकुलर्स को कॉलम में लिखना अपोजिट में क्या है, अपोजिट में सेल्स। डिस्कस करते हैं जी। और सर राम ने गुड्स वापस कर दिए, इसकी एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। गुड्स वापस कर दिए इसने 3,000 रुपए, तो ये जर्नल एंट्री है, इसको जर्नल एंट्री में लिख लिया होगा हमने। अब जब लेजर पोस्टिंग की बात आ रही है तो कितनी जगह लेजर पोस्टिंग होगी, 2 जगह। मैं सेल्स रिटर्न का रजिस्टर उठाऊंगा, उसमें लिखूंगा डेबिट साइड में, फिर मैं राम का रजिस्टर उठाऊंगा, उसमें लिखूंगा क्रेडिट साइड में। फिलहाल मैंने बोर्ड पर राम का अकाउंट बनाया है तो मैं राम के रजिस्टर की चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं राम के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं, क्योंकि सर जर्नल एंट्री के अंदर राम क्रेडिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है 3,000 रुपए। क्रेडिट साइड में के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है और डेबिट साइड में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन में डेट दे रखी हो, मान लेते हैं 8 जनवरी। समझ पा रहे हैं इतनी बात? सर हमने कुछ कैश दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 1,000 रुपए। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, राम डेटर एसेट डिक्रीज डेबिट। चैप्टर लेजर पढ़ रहे हैं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जर्नल स्ट्रॉन्ग है, जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, तो भी लेजर बल्ले पड़ेगा। कैश मिला है सर राम से, जर्नल एंट्री है, इसको मैं कितनी जगह लेजर में पोस्टिंग करूंगा सर? 2 जगह पोस्टिंग करूंगा। देखो अभी मैं लेजर पढ़ रहा हूँ तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सिर्फ जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ, कैश बुक मेंटेन नहीं हो रही, सारी एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड हो रही, ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ। तो उसकी पोस्टिंग कितनी बार होनी है? 2 जगह होनी है। कौन कौन से अकाउंट में? कैश अकाउंट और राम अकाउंट। कैश अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड। राम अकाउंट में किस साइड? क्रेडिट साइड। इस अकाउंट में किस साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आएगी और डेबिट साइड में लिखा हुआ है कैश। राम को कुछ दिन के बाद और गुड्स बेचे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। लेजर पोस्टिंग कितनी बार होगी? 2 बार। कौन कौन से अकाउंट में? राम अकाउंट और सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड। सेल्स अकाउंट में किस साइड? क्रेडिट साइड। इस अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड। करेक्ट। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है और क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट। सर राम से चेक मिल गया, बैंक डेबिट टू राम 4,000। लेजर पोस्टिंग कितनी जगह? 2 जगह। कौन कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट और राम अकाउंट। बैंक अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड। राम अकाउंट में किस साइड? क्रेडिट साइड। राम अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आती है और डेबिट साइड में लिखा हुआ है बैंक। इतना करने के बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, साल कंप्लीट हो गया। तो हम जानना चाहेंगे कि राम से कितना बैलेंस रह गया और अभी कितने पैसे लेने, तो बैलेंस सीडी वाला काम करेंगे। बैलेंस सीडी वाला काम बिल्कुल वही है जो हमने कैश बुक में सीखा था। टोटल करना है लेफ्ट डेबिट साइड का, रफ वर्क में लिखेंगे
ये 15,000 आ रहा है। टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 8,000 आ रहा है। कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी। क्वेश्चन जनवरी का चल रहा है, तो जनवरी के मंथ में लास्ट डेट कौन सी होगी? 31 जनवरी। महीना 30 का या 31 का घर से याद करके जाना। माइनस करने के बाद कितना बचा? 7,000 जो बचा वो ही बैलेंस सीडी के सामने आना। टोटल में किसका लिखते हैं बैलेंस? बड़े वाले का या छोटे वाले का? बड़े वाले का। बड़े वाले का टोटल आ रहा था 15,000। जिस साइड सीडी अपोजिट साइड में बीडी, टोटल के नीचे। डेट कौन सी लिखनी है यहाँ पे? अगले महीने की पहली तारीख। ऊपर जो महीना कंप्लीट हुआ, अप्रैल हुआ तो यहाँ पर मई आएगा, सितंबर हुआ तो यहाँ पे अक्टूबर आएगा, अगले महीने की पहली तारीख। और इस वाले में उसी महीने की लास्ट डेट। बैलेंस सीडी उस साइड लिखना है जो साइड छोटी हो। ये डेबिट साइड भी हो सकती है, ये क्रेडिट साइड भी हो सकती है। टोटल में वही अमाउंट आएगा जिसका टोटल बड़ा हो। टोटल डेबिट साइड का बड़ा तो होता है। ये सेम काम है सीडी बीडी वाला काम, सेम काम कैश बुक में भी किया। तो कैश बुक को कहते हैं इटसेल्फ अ लेजर, क्योंकि वो कैश अकाउंट की तरह ही बनता है कैश बुक। इसका जो प्रॉपर क्वेश्चन बनता है, उसका जो सॉल्यूशन बनता है वो 3 घंटे का बनता है। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अगर मतलब कभी आया नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर 5-7 आपको ट्रांजैक्शन दे दी जाए और कहा जाए उनकी जर्नल एंट्रीज करो और उन एंट्रीज के बेस पर कौन कौन से लेजर बनने चाहिए वो सारे लेजर बनाओ। कुछ एंट्री लिखता हूं मैं, आप बताएंगे टोटल लेजर कितने बनेंगे इन एंट्री के बेस पर। कैश टू कैपिटल, राम टू सेल्स, रेंट डेबिट टू कैश, कैश डेबिट टू सेल्स। ये 4 एंट्री लिखी है मैंने। मुझे कौन बच्चा बताएगा टोटल लेजर कितने बनेंगे? पहले मैं चेक कर लूं एक बार। सबको दिख रहा है कि 5 लेजर। पहले वाली एंट्री के अंदर 2 लेजर, एक कैश नाम का रजिस्टर बनेगा, एक कैपिटल नाम का रजिस्टर बनेगा, राम नाम का रजिस्टर बनेगा, सेल्स नाम का रजिस्टर बनेगा, रेंट नाम का रजिस्टर बनेगा। 5 रजिस्टर हो गए। अब कैश नाम का रजिस्टर तो है ही ऑलरेडी, उसी में लिख देंगे। यस सर। कैश नाम का रजिस्टर ऑलरेडी है, उसी में लिख देंगे। सेल्स नाम का रजिस्टर ऑलरेडी, इसमें टोटल 5 रजिस्टर बनेंगे। तो एग्जाम में कैसे अगर 4 ट्रांजैक्शन आ जाएं तो 4 एंट्रीज लिखेंगे और फिर 5 लेजर बनाएंगे। उन लेजर्स में से एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे, फिर 5 लेजर का सीडी बीडी करेंगे, तब आंसर कंप्लीट होगा। तो इसलिए इतने लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बार एमसीक्यू हो गया इसलिए नहीं आ रहे, वैसे भी नहीं आते। तो लेजर चैप्टर एग्जाम में आता ही नहीं। तो 20 में से एक स्कूल के किसी एग्जाम में कभी आया हुआ है एक आध बार कि ट्रांजैक्शन दे दी और इतना सा लेजर दे दी। तो लेकिन अकाउंट्स के ऊपर हमेशा लेंथी लगता है बच्चों को, तो मैं तो उसमें इस सजेशन करता हूँ कि इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो एंट्री क्वेश्चन कंप्लीट करने बैठोगे आपका बाकी दफा छूट जाएगा। सारी एंट्रीज करना, उन सभी का लेजर बनाना, फिर सीडीपीडी करना, ये काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम है। ठीक है जी। एक चीज़ और, तो चैप्टर जर्नल में हमने कितने कॉलम पढ़े थे? 5 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। एलएफ का मतलब क्या था? लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब क्या था? पेज नंबर। तो यहाँ पर सर हम जैसे मान लीजिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो कैश किस पेज पर लिखा? मान लीजिए 94। कैपिटल किस पेज पर लिखा? मान लीजिए 114। ये पेज नंबर लिखा जाता है। ये पेज नंबर वाला सेम काम हमें इस लेजर में भी करना है। इस लेजर में भी सेम काम करना है पेज नंबर वाला। सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर आप होमवर्क करते हो और रजिस्टर में आप पेज नंबर लिख रहे हो बुक का, तो आपको बुक में भी पेज नंबर लिखना चाहिए रजिस्टर का। बुक में आप क्वेश्चन जो भी लिखे हो सबके सामने आपने लिख दिया कि पेज नंबर लिख रहे हर क्वेश्चन के साथ कि रजिस्टर में इस पेज पर हो रहा है, और रजिस्टर में आप लिखे जा रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये बुक में इस पेज पर है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि वो कौन सा क्वेश्चन है कौन सा पेज पर है, तुरंत मिल जाए। इसीलिए जर्नल में बनता है लेजर फोलियो और लेजर में बनेगा जर्नल फोलियो। तो सर जैसे 10,000 रुपये मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट,
और ये जर्नल एंट्री राम टू सेल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कर रखी होगी जर्नल में मैंने, तो जर्नल में किस पेज पर कर रखी है वो वाला पेज नंबर यहाँ आएगा। ठीक है जी। अगेन सर एग्जाम में कभी हमें इतना मोटा लिस्ट तो मिलेगा नहीं कि इसमें पेजेस बहुत सारे होंगे, तो हमें इसको ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना। डन। जहां आज भी मैनुअल अकाउंटिंग होती है वहां पर जेएफ का यूज होता है, एग्जाम में यूज नहीं है जेएफ का। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में यूज नहीं है जेएफ का, पेज नंबर का चक्कर नहीं है कंप्यूटराइज्ड में। लेकिन अभी भी ऐसी जगह हैं कुछ हैं जहाँ पर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ अभी भी मैनुअल अकाउंटिंग होती है, तो वहाँ पर जेएफ और एलएफ का अभी भी यूज है। जब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा हर जगह इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर इजीली अवेलेबल होगा, मैनुअल अकाउंटिंग 100% खत्म हो जाएगी, तभी कॉलम हटेगा हमारे फॉर्मेट में, तब तक उस कॉलम बना करके छोड़ देना। हाँ जी सर, जैसे हमारी ट्रांजेक्शन बढ़ती गई और जनवरी की लास्ट डेट के बाद भी फरवरी में भी जा रही है, तो फरवरी की लास्ट डेट लिखेंगे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का ये है कि सर क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ट्रांजैक्शन जनवरी और फरवरी दोनों की है, तब क्या करें हम सीडी में कौन सी डेट डालें? 28 फरवरी, लीप ईयर है तो 29 फरवरी। तो क्वेश्चन में 3 महीने की ट्रांजैक्शन है, अप्रैल की भी है, मई की भी है, जून की है, तो कौन सा लिखेंगे सीडी में? 30 जून। बीडी में 1 जुलाई। क्लियर हो गई बात? सर, जैसे हमें अगर कोई पास्ट का ईयर दिया हो, हमें क्या पता वो लीप ईयर था या नहीं था? क्यों नहीं पता लीप ईयर ढूंढने होने में टाइम लगेगा। हाँ जी, ऐसे तो करने में 4 साल का लग रहा है। ये तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर बोला तो लीप ईयर है। हो डाउट? चलिए क्वेश्चन देखते हैं जी कैसे आ सकते हैं इसमें से। पेज नंबर 48 पेज नंबर पहले क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट माना जाता है जी, क्योंकि ना इसी में से निकल पाएगा, तो जर्नल एंट्रीज में ना कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा, एक तरह से रफ शीट हो गई वो, तो हर एंट्री की जगह पे लिखे जा रहे हैं, कोई कंक्लूजन निकल रहा है। इसमें तो कोई निकल रहा है कंक्लूजन कि राम को सर हमने टोटल 15,000 का सामान बेचा, इससे 7,000 रुपए अभी भी लेने बाकी हैं, ये कंक्लूजन तक निकल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, लेजर बुक को पॉपुलरली प्रिंसिपल बुक कहते हैं, सेम क्वेश्चन हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन में लेजर बुक में ट्रांजैक्शन कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ऑप्शन ए कहता है क्रोनोलॉजिकल, मतलब जो इवेंट पहले अपन हो रहा है उससे पहले। बी कहता है जी एनालिटिकल, एनालाइज करेंगे कि राम की चीज राम में लिखनी है, शाम की चीज शाम में लिखनी है। तो जर्नल में तो ए ऑप्शन, लेजर में बी ऑप्शन। समझ में आ रही है बात? तो ऑप्शन ए जो लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए जर्नल। जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है एनालिटिकल, वहां लिख लीजिए ब्रैकेट में लेजर। बहन जी बढ़ सकते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, सारे इवेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें कहां ट्रांसफर करते हैं हम? लेजर में ट्रांसफर करते हैं। पोस्टिंग, देखो पोस्टिंग वर्ड का मतलब क्या है देखो, जर्नल से लेजर में लिखने को पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल से लेजर में लिखने को पोस्ट करना कहते हैं, इसको लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर में लिख दिया। The process of transferring the transactions relating to changes in a particular item at one place in the form of an account is called posting. Clear हो गई जी बात? सर, मेरे पास ना दिया क्वेश्चन। Process of transferring ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, relating to changes in particular item, एक जैसे राम की तो सिर्फ राम की बात, पर्टिकुलर आइटम at one place, राम की सारी चीजें एक ही जगह पर, अकाउंट की फॉर्म में, टी शेप फॉर्म में। ठीक। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मतलब सीडीबीडी की बात हो रही है जी, सीडीबीडी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताइए कि डेबिट बैलेंस किस किस चीज का होता है? दो आइटम का होता है, एसेट और एक्सपेंस। क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है? 3 आइटम का होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और इन्वेंटरी। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि मुझे बताओ मिसलेनियस एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होगा, क्या लगता है? डेबिट बैलेंस होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्काउंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? तो सुनिए जी, अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस होगा।
अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारे लिए रेवेन्यू है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कुछ भी हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट। सुन तो जा, डेबिट कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग आंसर देने पे फोकस मत करो, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो। एग्जाम देने नहीं आए हो, क्लास लेने आए हो। डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्सपेंस डेबिट बैलेंस हो सकता है, डिस्काउंट मिल रहा है तो रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट बोला है, डिस्काउंट पेड लिखा होता या डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा होता तो हम एक्सपेंस या रेवेन्यू क्लियर कट पता लगा पा लेते, क्या कि नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए दो ही ऑप्शन है आपके पास, डेबिट या क्रेडिट, तो हम ये प्रेज्यूम करेंगे कि डिस्काउंट हमने दिया, एक्सपेंस मानेंगे तो डेबिट टिक करके आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पर हम दोनों में फ्रीडम है कि कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो वही चूज करेंगे। तो लास्ट वाला ऑप्शन डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन जी, परचेज रिटर्न। जर्नल एंट्रीज का चैप्टर ध्यान कर लीजिए, जितनी भी एंट्रीज परचेज रिटर्न की हैं, मान लीजिए गुड्स रिटर्न करें मैंने शाम को, एंट्री क्या बनी? श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है सर? ये नेचर क्या है इसका? पांचों में से एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर आता, इससे एक्सपेंस कम हो जाता, डिक्रीज हो जाता, इसलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट होता। गुड्स परचेज करके लाया मैं 50,000 रुपए की, एक्सपेंस हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, उसमें से मैं 10,000 के गुड्स वापस कर दी, एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर आता है और ये नेगेटिव एक्सपेंस है, इसलिए हमेशा क्रेडिट होता है। किसी भी एंट्री के अंदर आपने परचेज रिटर्न डेबिट नहीं देखा होगा, हमेशा क्रेडिट देखा होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सर ये चैप्टर 6 वाले क्वेश्चन चैप्टर 9 में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पता है किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं अकाउंट बनाऊंगा, परचेज रिटर्न का लेजर बनाऊंगा, सब कुछ क्रेडिट में ही होगा, डेबिट में कुछ होगा ही नहीं। फिर मैं सीडी करूंगा इधर और बीडी करूंगा इधर, समझ में आ रही है बात? अगर किसी लेजर के अंदर सारे आइटम यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, छोटी साइड में सीडी आता, अपोजिट साइड में बीडी आता, तो बीडी धरा है ना। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बीडी किस साइड आता? सर ये होता है बीडी और सीडी कैरी डाउन, बीडी कैरी डाउन। कैश बुक में पढ़ा था हमने? अच्छा कैश बुक नहीं करी आपने, कैश बुक करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। क्लियर हो गई जी बात? तो ये बीडी किस साइड आ रहा है क्वेश्चन में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। तो ये हम बिना इतना दिमाग लगा, इतना भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि सर परचेज रिटर्न क्योंकि हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, इससे आइडिया लगा पा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट शोज बी। सर पर्सनल अकाउंट है, मतलब कोई पर्सन नाम लिखा होगा, अब नाम से दो लोगों का लिखते हैं, डेटर और क्रेडिटर। अब पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं बताया कि डेटर है कि क्रेडिटर है, लेकिन ये लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस सिर्फ 3 चीजों का होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। तो पक्की बात है क्रेडिटर ही होगा ये। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लायबिलिटी होती है क्योंकि वो, तो ये क्रेडिटर की बात हो रही है जी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आता है? कैश इन हैंड, वो तो एसेट होती है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। ऑप्शन बी क्या आता है? अमाउंट पेएबल, अमाउंट पे करना है हमें, तो कर्जा हो गया, लायबिलिटी हो गई, तो बी ऑप्शन सही है। फिर समझ पा रहे हैं सभी? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ लेजर इज, तो कौन से ऑप्शन में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए जी, रेवेन्यू और एसेट। सर रेवेन्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस 3 चीजों का होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पर एसेट भी लिखा है ऑप्शन ए में, एसेट का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी क्रेडिट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी पढ़ लेते हैं, एक्सपेंस और एसेट इन दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए सी आंसर नहीं। डी एक्सपेंस और लायबिलिटी, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही बना। क्वेश्चन ऐसे पूछा होता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ लेजर इज, तो क्या आंसर देते? तो सी ऑप्शन आंसर देते,
क्योंकि इसी ऑप्शन में दोनों में ही डेबिट बैलेंस हो रहा है। 6 क्वेश्चन पर आ गए जी। एक अकाउंट खोला गया 5,000 रुपए से, 1,000 रुपए जमा किए गए, कितना बैलेंस हो गया 6,000। 2,000 रुपए निकाल लिए, कितना बैलेंस हो गया 4,000। 10,000 का और चेक जमा कर दिया, कितना बैलेंस हो गया 14,000। ये कोई क्वेश्चन? बी ऑप्शन आंसर आ गया। 5 + 1 + 2 - 10, ठीक है जी। सॉरी 10 भी प्लस है, 2 माइनस का, सारे आइटम प्लस किया, 2,000 माइनस का, ठीक है, वैसा निकाला। क्वेश्चन में चेक इशूड होता तो क्या करते? प्लस के माइनस माइनस करते सर, चेक इशू करने से बैलेंस कम हो जाए। हाँ जी, बैलेंस भी नेगेटिव में चल जाते हैं अकाउंट में 10,000 नहीं मैं अलग से ऐड करा रहा हूँ ट्रांजैक्शन में ऐड करवा रहा हूँ कि साथ में डिपॉजिट के साथ साथ इशूड भी होता तो माइनस कर देते। 7th क्वेश्चन, एक्स ने परचेज करे हैं गुड्स वाई से। मान लीजिए मैं एक्स का अकाउंटेंट हूं तो वाई को क्या बुलाऊं? क्रेडिटर। जो परचेज करता है, जिससे परचेज किया जाता है वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। अगर मैं वाई का अकाउंटेंट हूं तो एक्स को क्या बुलाऊं? डेटर, क्योंकि वाई ने सेल किया है ना। 90 डेज का उधार है जी, 3 महीने का टाइम। वाई ने 1,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब कितने पैसे देने हैं उसको? 19,000 रुपीज देने। आगे लिखा हुआ है वाई ने 500 रुपए का कैश डिस्काउंट भी दे दिया। अब कितने पैसे देने हैं? 18,500 देने। लेकिन साथ में कंडीशन डाली है कि अगर आप 30 डेज के अंदर पैसे दे के जाओगे तो ही आपको ये 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर 30 डेज के अंदर अंदर दे देता है तो पेमेंट करनी है 18,500। 30 डेज के बाद पेमेंट करता है तो पेमेंट कितनी करनी है? 19,000। तब कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक्स ने अवेल कर लिया कैश डिस्काउंट, मतलब पेमेंट कर दी विद इन 30 डेज और पैसे दे दिए वाई को। एट द एंड ऑफ द ईयर द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई रिमेन अनसोल्ड। अभी तक बिके नहीं है जी गुड्स, अभी तक स्टॉक में रखे हुए हैं। तो इस स्टॉक की वैल्यू कितनी है ये पता लगाना। जल्दी एंट्री बताइए मुझे इसकी, पहले खरीदने की गुड्स। ये परचेज करने की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन में आया लेकिन एंट्री में नहीं आया। फिर उसके कुछ दिन के बाद पेमेंट करी हमने। वो डिस्काउंट रिसीव, ये पैसे देने की एंट्री हो गई। डेबिट द रिसीवर, कैश व्हाट गोज आउट और रेवेन्यू क्रेडिट, सही है। अब देखिए इन सब में से गुड्स कौन से हैं? जो परचेज वाला है, परचेज वाला 19,000 हो गया आंसर। मतलब ये ना सोचें कि सर हमने 18,500 रुपए तो दिए हैं तो मेरी कॉस्ट तो 18,500 है, इसको स्टॉक में 18,500 से क्यों नहीं लिख रहे आप? देखो कॉन्सेप्ट ये है कि हम कोई भी चीज को मिक्स नहीं करते। हम कहेंगे हमारा स्टॉक खरीदा 19,000 का और 500 रुपए की हमारी इनकम हुई अलग से। देखो ट्रेड डिस्काउंट हमारा बाइंग डिसीजन है, कैश डिस्काउंट हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। हम ये हिसाब लगाएंगे कि मैं 2 महीने पहले पैसे दे रहा हूँ तो मैंने जहां से पैसा ला रखा उस पर कितना इंटरेस्ट देना है मेरे को। मुझे मान लीजिए इंटरेस्ट देना 600 रुपए, डिस्काउंट मिल रहा है 500 रुपए से, तो मैं डिस्काउंट अवेल नहीं करूंगा, मैं फुल पेमेंट करूंगा, 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अगर जहां से पैसा लाया हूं मैं वहां पर मुझे इंटरेस्ट देना है सिर्फ 400 रुपए, डिस्काउंट मिल रहा है 500 रुपए का, तो मैं पेमेंट करूंगा 100 रुपए का फायदा उठाऊंगा। तो कैश डिस्काउंट होता है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, ये परचेजिंग डिसीजन, बाइंग डिसीजन नहीं होता। इसलिए इसको हम मिक्स नहीं करते गुड्स की कॉस्ट, इसको सेपरेट इनकम ट्रीट करते हैं। तो गुड्स 19,000 के ही हैं, स्टॉक में 19,000 रुपए ही लिखा जाए। क्लियर हो गई जी बात? तो कैसे लिख लीजिए, आपको ध्यान रहेगा।
MRP माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट और फिर कैश डिस्काउंट को हटा दो। उसी क्वेश्चन में इस तरीके से नोटिंग कर लेंगे, थोड़ा ध्यान रहेगा। ठीक है जी, तो ध्यान रहेगा कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। पढ़ सकते हैं जी आगे। एट क्वेश्चन पर आ गए जी हम। एक फर्नीचर खरीदा मैंने 80,000 का, उसके बाद सॉरी खरीदा नहीं, ओपनिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर का एंड का बचा हुआ था, साल की शुरुआत में इतना बचा हुआ 80,000। ड्यूरिंग द ईयर मैंने खरीदा फर्नीचर 40,000 का, कितना हो गया फर्नीचर टोटल मेरे पास 1,20,000, 1,20,000 का हो गया टोटल। उसमें से मैंने मुझे 15,000 रुपए जो दे रखा है, कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15,000 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 20,000। अच्छा हाँ सही 20,000। क्वेश्चन कहता है कि 15,000 में बेचा, क्वेश्चन कहता है कि 5,000 के लॉस में बेचा, तो 20,000 का होगा ना वो। ठीक है, तो मतलब मेरे पास सर टोटल फर्नीचर पहले 80 का था, उसके बाद 40 का आया, 120 का हो गया। 120 में से मैंने 20 वाला बेच दिया, 1 लाख का बचा। ये समझ पा रहे हो आप? सेलिंग प्राइस कितना भी हो, मैंने 20 वाला बेचा, 120 का था मेरे पास, 20 वाला बेच दिया, तो 1 लाख का बच गया। समझ पा रहे हैं सभी? आगे लिखा हुआ है साल के एंड में जो मेरे पास फर्नीचर बचा वो 70 बचा। सर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से फर्नीचर बचना चाहिए 1 लाख का, लेकिन ये कहता है कि फर्नीचर की वैल्यू एट द एंड 70,000 है, तो 30,000 से कुछ ना किसी और वजह से कम हुआ है। 30,000 रुपए किसी और वजह से कम हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डेप्रिसिएशन बताओ, तो वही है डिडक्शन है। देखिए एक जो लॉन्ग टर्म एसेट होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये इंक्रीज होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, परचेज, और ये एसेट्स डिक्रीज होने के 2 रीजन होते हैं, एक सेल और एक डेप्रिसिएशन। तो डिक्रीज होने का एक रीजन तो दिया हुआ है, सेल, दूसरा रीजन मांगा है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। 80,000 रुपीज का पहले से था, 40 का खरीदा, टोटल 120 का हो गया। 120 में से हमने 20 वाला बेच दिया, 1 लाख का बच गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है साल के एंड में 70,000 वैल्यू बची, 70,000 वैल्यू बची, तो 1 लाख वाला 70 कैसे हो गया? कुछ ना कुछ और कम हुआ, जो कम हुआ है वही डेप्रिसिएशन है। वही पूछा हुआ कितना है, 30,000। ठीक है, हाँ जी। सर डेप्रिसिएशन हर एक चीज में लगता है, हर एसेट में। लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट। सर जैसे गोल्ड है हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए, तो सर लेकिन उसकी नॉन करंट एसेट्स में भी ना, जो लॉन्ग टर्म होती है उसमें भी कैटेगरी होती है, इन्वेस्टमेंट्स अलग और फिक्स्ड एसेट्स अलग। तो गोल्ड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आता है, वो नॉन डेप्रिसिएबल होती है। 9th क्वेश्चन पर आ गए जी। सर हमने गुड्स बेचे और पैसे हैंड टू हैंड आ गए, ऐसे वाली सेल हुई है 50,000 रुपए की। डेटर से इस साल टोटल पैसा मिला है 1,30,000। डेटर्स पे इस साल टोटल पैसा मरा है 5,000। डेटर्स एट द बिगिनिंग, साल की शुरुआत में 10,000 रुपए डेटर से लेने हैं। ये 10,000 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है? सुने, पिछले साल हमने सामान बेचा होगा और पैसे इस साल आए, ये वो है 10,000। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, मतलब साल के पहले दिन डेटर जो पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस था वो मैंने ओपनिंग में लिखा। डेटर्स का बैलेंस ये इंडिकेट करता है कि मैंने सामान बेचा और पैसा नहीं मिला, डेटर उसी को कहते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस।
मतलब 10,000 रुपये के मैंने गुड्स लास्ट ईयर बेचे होंगे और डेफिनेटली साल पैसे मिल गए होंगे क्योंकि 2-4 महीने का उधार होता है। ठीक बात है। क्वेश्चन में कहता है कि मुझे टोटल सेल्स जान करके बताएं। देखिए डेटर एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? एसेट। तो बीडी किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 10,000 रुपये पहले से लेने। डेटर किस चीज से बढ़ता है? जब सेल्स करते हैं। यहाँ पर कैश सेल आती है या क्रेडिट सेल आती है या बोथ? डेटर अकाउंट में जो मैंने डेबिट यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, यहाँ पर कैश सेल आती है या क्रेडिट सेल आती है या बोथ? ओनली क्रेडिट सेल्स। अगर कैश सेल होगी तो डेटर अकाउंट में क्यों आएगी? वो कैश अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है। डेटर तभी बनता है जब उधार में बेचते हैं, तो डेटर अकाउंट में हमेशा क्रेडिट वाली सेल्स आती है, उधार वाली। डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट अलग होता है, उधार वाला क्रेडिट अलग होता है। ठीक है, बड़े के दो अलग अलग मीनिंग। तो जब डेटर से पैसे मिल जाएंगे तो डेटर कम हो जाएंगे कि बढ़ जाएंगे? कम हो जाएंगे। डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बैड डेट्स हो जाएंगे 5,000 के, तो इससे डेटर बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? डेटर कम हो जाएंगे। एंट्री क्या होती है बैड डेट्स? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर कम हो जाते हैं। अब सर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस तो दे नहीं रखा, वी हैव टू प्रेज्यूम दैट डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, वी हैव टू प्रेज्यूम दैट 1,35,000 है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। यहाँ पर सिर्फ 10,000, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1,25,000। मतलब इस साल टोटल क्रेडिट सेल्स जो हमने करी है वो करी है 1,25,000। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल मांगी है क्या? क्वेश्चन में टोटल सेल मांगी है। टोटल का मतलब कैश और क्रेडिट मिला करके जो आंसर आया वो बताओ। क्रेडिट सेल आ रही है 125, कैश सेल क्वेश्चन में दे रखी है 50,000, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल सेल आ गई 1,75,000। कैसे क्वेश्चन किया सर हमने? डेटर अकाउंट बनाया, डेटर का लेजर बनाया, जो आइटम डेबिट साइड में आती है उसे डेबिट साइड में लिखी, जो आइटम क्रेडिट साइड में आती है उसे क्रेडिट साइड में लिखी, और बैलेंस करके हमने जाना क्रेडिट सेल कितनी होगी। क्रेडिट सेल पता लग गई, कैश सेल दे रखी है, दोनों को ऐड करके टोटल सेल्स आ गई। नोट कर लिया सर ने? बढ़ सकते हैं आगे। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पता लगाओ। डेटर अकाउंट बना लेते हैं, बनाएंगे सभी साथ साथ। क्वेश्चन में लिखा है क्लोजिंग बैलेंस पता लगाना, मतलब बाई बैलेंस सीडी पता लगाना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 32,600। ओपनिंग बैलेंस है, इसको बैलेंस बीडी बोल रहा हूं। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। टोटल सेल्स 1,03,000। टोटल सेल्स आती है क्या इसमें? टोटल सेल नहीं आती, क्रेडिट सेल आते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। डेटर कम हो जाते हैं, इससे बढ़ जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्रेडिट साइड में डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सेल्स रिटर्न से डेटर बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं?
कम हो जाता है। सर मैंने उधार सामान बेचा तो डेटर से पैसा लेना है, सामान वापस कर दिया उसने, अब पैसा कम हो जाएगा उसका। बाय सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट ऑन परचेज, बताइए डिस्काउंट ऑन परचेज से डेटर बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कुछ भी नहीं। सर डिस्काउंट अगर परचेज पर है तो उसको डेटर से क्या मतलब? परचेज के डिस्काउंट की वजह से अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो वो क्रेडिटर अकाउंट पे पड़ेगा। डेटर को तो हम सेल करते हैं, अगर डिस्काउंट ऑन सेल्स होता तो लिखते हैं इसके अंदर कि हम डेटर को डिस्काउंट तो दिया है, डेटर कम हो जाएंगे। अगर हमें परचेज पर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका डेटर से कोई लिंक नहीं है, एक्स्ट्रा आइटम दे रखिए, इग्नोर कर देंगे। कैश सेल्स, कैश सेल आती है डेटर अकाउंट में? तो टोटल सेल दे रखी है वो भी नहीं आती, कैश सेल दे रखी है वो भी नहीं आती, लेकिन इसकी हेल्प से हम क्या क्रेडिट सेल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। टोटल सेल्स है 1,03,000, 60,000 और कैश सेल है 43,000, माइनस करके बच गया 60,000। तो क्रेडिट सेल्स है 60,000, क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ जाएंगे, डेबिट साइड में आएगा। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स, डेटर बैड डेट से कम हो जाएंगे कि बढ़ जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, अब पैसा नहीं मिलना उनसे, पैसे मर गए। बाय बैड डेट्स खत्म जी क्वेश्चन। टोटल करेंगे डेबिट साइड का 92,600, वही टोटल लिखेंगे रफ वर्क में भी 92,600। उसके बाद टोटल करें क्रेडिट साइड का रफ वर्क में 72,200 टोटल क्रेडिट साइड का, माइनस कर देंगे 20,400, 20,004। ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में सर क्या क्या नया सीखा? पहली बात तो कौन सी चीज डेबिट में आनी चाहिए, कौन सी चीज क्रेडिट में आनी चाहिए, इसका पता होना चाहिए अच्छे से। तो सर डेटर एसेट है, सेल से बढ़ेगा, पेमेंट से, रिटर्न से, बैड डेट से घटेगा। परचेज का डिस्काउंट का डेटर अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, इग्नोर करना है। टोटल सेल नहीं आती, कैश सेल नहीं आती, सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है डेटर अकाउंट में। सर हाँ जी, आपने एक तरफ बाय लिखा और एक तरफ टू। हाँ जी, लेजर है, इसका फॉर्मेट है, कैश बुक में डिस्कस हुआ था, उसमें डिस्कस होगा दोबारा। जो पर्टिकुलर्स का कॉलम डेबिट साइड वाला है, इसको टी को 2 से स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स का कॉलम क्रेडिट साइड का, इसको बी बाई से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका है डेबिट और क्रेडिट साइड को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए। 11th पर आ गए हैं जी हम। सर अगर मैं 2 और y से रिप्रेजेंट ना करूं तो फिर भी सही है ना? मार्क्स कटेंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन जो है वो हर अकाउंट के लिए ना फिक्स कर रखी है ताकि डिफरेंशिएट ना दिखे। यूनिफॉर्मिटी इसलिए लाई गई है कि सभी के अकाउंट सेम बने। अगर हम चॉइसेस रखेंगे अकाउंटेंट्स के बीच, सभी के अकाउंट्स अलग बनेंगे। 11th क्वेश्चन पर आ गए जी। इसमें कहा है कि टोटल सेल्स का पता लगाओ। क्वेश्चन में कैश सेल दे रखी है तो सर आधा काम तो हो गया। टोटल सेल्स के लिए दो ही चीजें चाहिए, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और टोटल सेल जाननी है, बात खत्म हो जाएगी। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिले हैं जी, बैड डेट्स हो गए। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 15,000, क्लोजिंग दे रखा है 10,000। तो जो बैलेंस दे रखा है जो लिखते हैं, मैंने तो बना लिया। सबसे पहली आइटम कैश सेल, किधर लिखो, डेबिट या क्रेडिट? तो डेबिट से लिखेंगे। कहीं लिखना कैश सेल डेटर अकाउंट में, कहीं नहीं आती। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड सर, जब डेटर से पैसा मिल जाएगा तो डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी। बैड डेट्स, डेबिट या क्रेडिट?
क्रेडिट पैसा मर गया तो डेटर कम हो जाएंगे, इससे पैसे कम लेने हैं। डेटर 1 अप्रैल 13 में तो ओपनिंग बैलेंस है ये। यस सर। डेटर 31 मार्च 14 तो क्लोजिंग बैलेंस है ये। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है ही नहीं, इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स मिसिंग है, बाकी सब कुछ आपको पता। टोटल आ रहा है सर क्रेडिट साइड का 1,70,000। बैलेंस करेंगे फोन 1,70,000 में से 15,000 कम हो गए सर, तो ये बैलेंस बच गया 1,55,000। इसका मतलब जो क्रेडिट सेल्स हैं वो 1,55,000 थी। क्रेडिट वाली सेल्स और कैश वाली सेल्स को ऐड कर देते हैं तो ही हमें टोटल सेल्स पता लगती है। क्रेडिट सेल पता लग गई 1,55,000। क्वेश्चन में कैश सेल्स गिवन 80,000। टोटल सेल्स पता लग गई 2,35,000। ए ऑप्शन नोटिंग करेंगे फटाफट। ये कैप्सूल्स है 1,55,000 से नीचे दिखा तो वही तो है। कैसे तो आखिरी लेटर अकाउंट में सेल क्या लिखा है? सीडी बाय बैलेंस सीडी। और ये पढ़े जी आगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट सेल्स पता लगानी है जी, कितनी हुई है क्रेडिट सेल्स। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 में क्या था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। बनाए डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेटर का 12,000, तो ये ओपनिंग वाले बैलेंस बीडी के सामने। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, मतलब बैलेंस सीडी दे रखा। क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस बीडी। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है डेटर से कैश मिला 38,400। लिखना है कि नहीं? नहीं लिख रहा। यस सर लिखना है। सर लिखना है। डेटर से पैसा मिला है, इससे डेटर कम हो जाएंगे। क्रेडिट किस साइड? क्रेडिट साइड। 38,400। क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दे रखे। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। डेटर को सर हमने सामान बेच दिया लेकिन हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो हमसे कहता है रिटर्न में लिख करके दो कि आप पैसे दोगे। रिटर्न में जो लिख करके देता है उसको हम बीआर कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि हमारे कस्टमर ने इतने के बीआर एक्सेप्ट कर लिए, तो इतने का हमें चेक नहीं मिला, बीआर मिल गया। कोई डेटर से कुछ भी मिले, कैश मिल रहा है तो उससे कम हो जाएगा, गुड्स वापस कर दिए उससे कम हो जाएगा, चेक मिलेगा उससे कम हो जाएगा, बीआर मिलेगा उससे कम। जो चीज हमें डेटर मिलते रहेंगे, डेटर का बैलेंस कम होता रहेगा। अब सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिख दी गई है कि आंसर में लिख दी गई है, और आपने जाननी है क्रेडिट सेल्स कितनी। एक आइटम बची, बाकी सब पता निकाल सकते हैं। ये टोटल करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का। टोटल आ रहा है जी 65,400 क्रेडिट साइड। क्रेडिट सेल्स का आंसर आया जी 53,400।
बैलेंसिंग फिगर, डेटर अकाउंट की बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल गिवन नहीं थी, वही कैलकुलेट कर ली। पढ़ सकते हैं जी आगे। क्वेश्चन नंबर 13, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, कॉपी पे चेक कराएंगे। इसका हो जाए मुझे चेक बता दें, मैं आगे चेक कर लूँगा। मुझे इस क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं चेक करनी है आपकी, बस आपने टी शेप बना रखा हो, डेबिट कार्ड में अमाउंट लिखे हुए हो, आंसर कैलकुलेट करके दिखा रखा हो, टोटल कर रखा हो, वही चीज़ चेक करनी है बस। कोई मुझे पर्टिकुलर डेबिट कार्ड चेक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13, क्या अभी किसी ने साइलेंट करें जी फोन, किसना लाइव का है? हो गया जी आपका। सही है। नेक्स्ट ट्राई करो। ऊपर वाला ना सीडी को हमेशा लास्ट में लिखते हैं, ठीक है? सही हो। चलिए बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे लिखते हैं जी अब। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी होता है सर डेबिट साइड के सामने। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी होता है सर क्रेडिट साइड के सामने। कैश डेटर से मिला है 2,40,000, डिस्काउंट दिया गया है 15,000 रुपीज। बैड डेट्स हो गए 10,000 और खत्म क्वेश्चन। सेल्स निकालनी। क्वेश्चन में टोटल 5 आइटम दे रखी हैं, हमें बस ये पहचान होनी चाहिए कि कौन से आइटम डेबिट में, कौन से आइटम क्रेडिट में। क्या पहचान है सर? सर डेबिट डेटर हमारी एसेट है, उधार सामान बेचेंगे तो डेटर नाम की एसेट बढ़ेगी, डेटर हमें पैसा दे के जाएगा तो डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। पैसे मर जाएंगे तो डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। हम डिस्काउंट दे देंगे, डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। टोटल करेंगे इस साइड का कितना आया? 3,05,000। टोटल आना चाहिए यहाँ पे 3,05,000। यहाँ पर 30 है तो यहाँ कितना आएगा? 275। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए रिपोर्ट पर
पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी और कैपिटल, रियल अकाउंट, एसेट्स और नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया था इसको, चैप्टर 8 में भी डिस्कस किया था। देखिए जब ईयर एंड होता है तो जो आइटम इस साल की बच गई वो अगले साल लेकर के जाएंगे। 2017-18 में सर हमने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, उस साल के एंड में डेफिनेटली बिल्डिंग बची होगी तो ना खत्म हो जाएगी इस साल के अंदर। जो नेक्स्ट ईयर जब चालू करेंगे 18-19 तो वो बिल्डिंग अगले साल भी लेकर के जाएंगे। ठीक बात है। ऐसी कोई लोन है जो हमने पिछले साल लिया था, अगर चुका दिया उसी साल तो बात खत्म हो गई, अगले साल नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने लोन अभी तक नहीं चुका, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हुआ है तो वो भी अगले साल के अकाउंट्स में आएगा। करेक्ट। ऐसे ओनर ने जो कैपिटल लगा रखी है सर वो खत्म तो नहीं हो जाएगी एक साल के अंदर अंदर, वो भी अगले साल जाएगी। ये तीन आइटम अगले साल जाती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये दो आइटम ऐसी हैं जो अगले साल नहीं जाती। कुछ भी देखिए कैसे। तो जब मैं नया साल स्टार्ट करूंगा, 1 अप्रैल आ गया, नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया, तो हर चीज का नया रजिस्टर लूंगा। सैलरी का नया रजिस्टर, रेंट का नया रजिस्टर, कैश का नया रजिस्टर, बिल्डिंग का, हर चीज का नया रजिस्टर खोलूंगा। लेकिन मेरे पास अगर पिछले साल के एंड में कैश बचा हुआ तो वो लिख लूंगा यहाँ पर कि शुरुआत में इतना कैश है, इतने की ऑलरेडी बिल्डिंग, इतने की ऑलरेडी, वो तो पहले लिखूंगा मैं। लेकिन थोड़ा लिखूंगा एक्सपेंस भी ऑलरेडी है। जब 1 अप्रैल नया साल चालू होगा इस साल के फ्रेश एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। अप्रैल कंप्लीट हो गया तो अप्रैल का रेंट लिखूंगा मैं। मुझे पूछा जाए कि इस साल कितना खर्चा हुआ तो मैं रेंट इसी साल का बताऊंगा, 10 सालों का तो नहीं बताऊंगा इकट्ठा करके। लेकिन पूछा जाए कि बिल्डिंग आपके पास कितनी है तो पिछले 10 सालों में जितनी बिल्डिंग मैंने खरीदी है सारी की सारी बताऊंगा, इसको कभी सारी है, मतलब एट प्रेजेंट मेरे पास जितनी बिल्डिंग है सारी बताऊंगा, भले वो खरीदी 5 साल पहले हो। समझ पा रहे हो इस चीज को? मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंस को एक तरफ बिठाना चाह रहा हूँ और बाकी तीनों को एक तरफ। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एक ऐसी चीज है जो हर साल कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, अगले साल जाती रहेगी, अगर बिकी नहीं तो खत्म नहीं हुई। रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसी चीज है जो हमेशा उसी ईयर में खत्म करनी ही करनी है। कोई पूछे सैलरी का एक्सपेंस कितना है तो इसी साल में जितनी सैलरी दी वही बताएंगे, 7-8 साल की रोज थोड़ा बताएंगे। समझ लीजिए आपकी जैसे पोजीशन होती है, 10th क्लास में JUT वगैरह आपके हुए, उसके मार्क्स ऐड हुए फाइनल के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम होने के बाद आपकी पोजीशन है कि अब 11th क्लास में आ गया, आपकी पोजीशन, अब 10th पास होगा, ये पोजीशन। लेकिन अब जो 11th क्लास में आपके जो UT हो रहे हैं तो फ्रेश स्टार्टिंग हो रही है, वो 0 से स्टार्टिंग हो रही है, उसमें 10th के UT के मार्क्स ऐड ऑन करके नहीं आपके मार्क्स मिल रहे, समझ रहे हो? तो रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह होगा UT, तो उसी साल के हैं, बस उसी ईयर के इनकम एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, उसी ईयर में खत्म हो जाना है। पोजीशन जो होती है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होती है। उस साल के एंड में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टर्म 2 में सीखेंगे। उसमें सारे रेवेन्यू को लिख देते हैं, सारे एक्सपेंस को लिख देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, फिर प्रॉफिट मिल जाता है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं जिसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंस आते हैं उनको अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना करके हम खत्म कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट ईयर में सिर्फ बाकी 3 आइटम ही जाती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन इसी पर है जी। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 14 क्वेश्चन में सारे नॉमिनल अकाउंट के साथ क्या किया जाता है लेजर में। लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ें कि बैलेंस नहीं करते, हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन, लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंड सेकेंडरी एंट्री आएगा जिसके अंदर, इसमें शायद आंसर गलत दे रखा है, इसको बी टिक कर लेंगे। सबसे पहले हमने बनाया जर्नल, हो गया प्राइमरी, उसके बाद बनाते हैं लेजर, उसके बाद हो गया सेकेंडरी। फाइनल एंट्री मतलब फाइनल अकाउंट्स हो जाएंगे जो टर्म 2 में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए जी, लेजर प्रिपेयर कहां से करते हैं हम?
जर्नल से, और जर्नल प्रिपेयर कहाँ से करते हैं? ट्रांजैक्शन। ठीक बात है, ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों से। क्वेश्चन पूछा था लेजर कहाँ से बनाते हैं, तो जर्नल से देख करके बनाते हैं। ठीक हो गई बात, सी आंसर आ गया। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सर रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, पोस्टिंग की बात नहीं हो रही, लेजर की बात नहीं हो रही। तो जो इवेंट पहले हैपन होगा उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ध्यान रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, लेजर इज अ बुक इन विच। रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। सर लेजर तो सभी के बनाएंगे, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे एसेट हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे कैपिटल हो। लेजर अकाउंट सभी का बनाएंगे। बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा है, ये पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ लेजर बनाने की बात कर रहा है। तो सभी टाइप के अकाउंट के लेजर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ट्रायल बैलेंस चैप्टर के अंदर करेंगे, अभी स्किप करते हैं इसको। 14 चैप्टर देख लें इस पर। 6 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डेबिट सीडीबीडी किधर आता है। क्वेश्चन 6 कह रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से। डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस के टोटल से। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सिचुएशन ये है जी, टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 9000, टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है 7000। तो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। क्वेश्चन यही, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे करेंगे सर हम कैलकुलेशन? टोटल करेंगे इसका 9000 आ गया, टोटल करेंगे इसका 9000 आ गया, टोटल यहाँ का 9 है, इसका 6 7 है, 9 में से 7 गए 2000। इसे बोलूंगा बैलेंस सीडी, और इसके अपोजिट साइड में लिखते हैं बैलेंस बीडी। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो कौन से बैलेंस की बात हो रही होती है, सीडी वाले की या बीडी वाले की? बीडी वाले की। जब भी बैलेंसिंग की बात हो रही होती है तो बैलेंस बीडी वाले की बात हो रही है, डेबिट बैलेंस। उसका डेबिट बैलेंस हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आ गया जी। 6 क्वेश्चन आंसर आ गया बी ऑप्शन। 7 पर आ गया जी, जर्नल से लेजर में लिखने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल में से लेजर में लिखने को, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। हम कहते हैं कि जर्नल से लेजर में पोस्ट कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स पर आ गए। पहला क्वेश्चन, लेजर प्रोवाइड्स ट्रू पिक्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट भी कह सकते हो आप, जो सेम अकाउंट का सारे ट्रांजैक्शन है, ये सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो ये कि जैसे सेल, सारे ट्रांजैक्शन सेल की हैं, सारे सेल ट्रांजैक्शन इकट्ठे लिख देंगे सेल अकाउंट में। बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में लायबिलिटी और कैपिटल आती हैं। तो जो साल की लायबिलिटी है बच गई नेक्स्ट ईयर में जाएंगी, कैपिटल खत्म नहीं हो जाती वो भी नेक्स्ट ईयर में जाएगी, तो कैरी फॉरवर्ड होती। पर्सनल अकाउंट की जगह यहाँ पर रियल लिखा होता तो भी सेम आंसर रहता, फॉरवर्ड ही आता। रियल और पर्सनल दोनों फॉरवर्ड किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एवरी अकाउंट हैज डैश साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बोथ साइड्स लिख सकते हो या फिर टू साइड्स लिख सकते हो। डेबिट और क्रेडिट की दोनों साइड्स होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अकाउंट बनते हैं, दोनों के अंदर मिक्स जाते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसी बुक जिसमें सारे के सारे अकाउंट मेंटेन होते हो, उसी को लेजर कहते हैं। सर राम का अलग, शाम का अलग, सारे अकाउंट मेंटेन होते हैं। पहले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 डाल दें इस पर, उसको पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन जी, लेजर को प्रिंसिपल बुक कहते हैं। बिल्कुल ट्रू, पढ़ चुके हैं हम ये पहले क्वेश्चन में। लेजर इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, फॉल्स है जी।
जर्नल से ही लेजर बनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। फॉल्स हो गया जी, ये भी इसमें ठीक कर लेंगे आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, बैलेंसिंग अ लेजर इज नेसेसरी, मतलब सीडीबीडी निकालना जरूरी है कि सीडीबीडी निकाले बिना कोई मीनिंग नहीं निकलता इसका। सीडीबीडी निकाल कर ही पता लगाया जाता है। जब भी हमारे बॉस के पास जो है कैश की दिक्कत होगी, कैश कम होगा, तो वो हमसे कहेगा कि डेटर का सारा बैलेंस लिख करके दो एक पेज पर। तुम सारे डेटर्स के जितने भी लेजर होंगे, राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग, मान लीजिए 50 डेटर है, तो 50 के 50 डेटर का बैलेंस सीडीबीडी करेंगे और एक पेज पर सबका नाम और अमाउंट लिख करके देंगे। तो फिर वो सबको खाली बैठ करके कॉल करेगा पेमेंट के लिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। डेटर से पैसा मंगाने के लिए हम सारी की सारी बुक्स नहीं दे देंगे अपने बॉस को कि भी देख लो खुद किससे कितने पैसे लेने। वो काम हमारा ही होगा, एक पेपर पे सब कुछ लिख करके देना है, जिसमें सिर्फ डेटर्स के नाम होंगे और अमाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि बैलेंसिंग जरूरी है, तभी पता लगेगा किससे कितना बैलेंस लेना है। 6th क्वेश्चन, लेजर को ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। फॉल्स हो गई ये बात। ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं? जर्नल को कहते हैं। ओरिजिनल एंट्री जो कहते हैं वो जर्नल को कहते हैं। ओरिजिनली स्टार्टिंग उसी पे लिखा जाता है। 7, ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एनालिटिकल में तो अंडर क्रोनोलॉजिकल अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो एनालिटिकल ब्रैकेट में ट्रू। मतलब क्रोनोलॉजिकल की जगह अगर एनालिटिकल लिखा होता तो आंसर ट्रू हो जाता। सैलरी एम्प्लॉय को पे करी है तो एम्प्लॉय के अकाउंट को डेबिट करेंगे, सही है गलत है? क्यों नहीं है? फॉल्स क्यों है? एम्प्लॉय का अकाउंट नहीं बनता सर, अकाउंट बनता है सिर्फ दो लोगों का, डेटर और क्रेडिटर। तो सैलरी अगर हमने एम्प्लॉय को पे करी है तो क्या डेबिट करना चाहिए? सर कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए। कैश तो क्रेडिट होगा, है ना? तो यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह अगर सर सैलरी अकाउंट लिखा होता तो आंसर सही होता। 9th क्वेश्चन, गुड्स परचेज करें जी एडवोकेट से कैश में, तो एडवोकेट अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। फॉल्स। कौन सा अकाउंट क्रेडिट में आएगा फिर? फिर परचेज। कैश अकाउंट में आएगा। कैश अकाउंट। अब ट्रांजैक्शन की एंट्री सोचो ना भाई, परचेज करें गुड्स से और पेमेंट एंड टू एंड हो गई, तो नाम क्यों लिखेंगे उसका? नाम तभी लिखते हैं जब उधार में हो, नाम इसलिए नहीं लिखेंगे। डेबिट में क्या आना है? परचेज अकाउंट। क्रेडिट में क्या आना है? कैश अकाउंट। क्वेश्चन में कहा है कि क्रेडिट में एडवोकेट अकाउंट आएगा, इसलिए फॉल्स हो गया। तो एडवोकेट को अंडरलाइन करके वहां पे लिख सकते हो आप कैश अकाउंट ब्रैकेट में ट्रू। मतलब एडवोकेट अकाउंट की जगह अगर कैश अकाउंट लिखा होता तो आंसर ट्रू हो जाता। 10th क्वेश्चन पर आ गए जी। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमारे लिए इनकम तो क्रेडिट होती है, तो सही तो है, क्या गलत है इसमें? जब ट्रेड डिस्काउंट तो सर हम जर्नल में ही नहीं लिखते, तो लेजर में कहां से आ जाएगा? भाई जो ट्रांजैक्शन जर्नल में आती है, जर्नल से ही लेजर में जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम जर्नल में ही नहीं लिखते, लेजर में कहां से आ जाएगा? इसलिए फॉल्स हो गया। मैं क्वेश्चन में ऐसा क्या चेंज करूं कि आंसर ट्रू बन जाए? ट्रेड डिस्काउंट की जगह अगर कैश डिस्काउंट लिखा होता तो उसको तो हम रिकॉर्ड करते हैं, तब तो पक्का लिखते। तो ट्रेड को अंडरलाइन करके अगर आप वहां पर कैश लिख दो और ब्रैकेट में ट्रू। इलेवेंथ क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ डेटर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लेजर whenever required। तो आपको एग्जांपल दिया था मैंने अभी कि जब भी कस्टमर बॉस के पास ये फंड्स की नीड होगी तो डेटर का हमसे बैलेंस कैलकुलेट करवाएगा और हम एक पेज पे सारे डेटर्स का नाम और उसका अमाउंट लिख करके देंगे, तो जब चाहे हम इसका बैलेंस निकाल सकते हैं। ये बात ट्रू। 12th क्वेश्चन पे आ गए जी। जर्नल फोलियो जेएफ का कॉलम जो बनाते हैं लेजर के अंदर, ये मेंटेन किया जाता है लेजर के अंदर पेज नंबर शो करने के लिए।
कि जर्नल में वो ट्रांजैक्शन किस पेज पर लिखी है। तो जो जेएफ का कॉलम है इसमें पेज नंबर लेजर का आता है कि जर्नल का आता है? जर्नल का पेज नंबर आता है लेजर के अंदर। जेएफ वाले कॉलम के अंदर लेजर के अंदर जो पेज नंबर आता है वो जर्नल का आता है। ऐसी तरीके से जर्नल के रजिस्टर में जो एलएफ का कॉलम होता है उसमें लेजर का पेज नंबर आता है। 13th क्वेश्चन जी, पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक क्या चीज है ये? नहीं, देखिए सर दूसरी डेट का चेक है, दूसरी डेट का चेक आता है। बिल्कुल सही है जी, सुनिए ध्यान से। तो मान लीजिए कस्टमर आता है जी, सॉरी मेरे पास सप्लायर, मेरा क्रेडिटर आता है मेरे पास पैसे लेने के लिए कि जी 1 लाख रुपए का बैलेंस है दे दो। तो मैंने कहा जी मेरे अकाउंट में भी पैसे हैं नहीं, 1 लाख रुपए आपको बाद में दे दूंगा। वो कहता है मैं काफी दूर से आया हूँ, दोबारा आना पड़ेगा चेक लेने के लिए। तो मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट में 3 दिन बाद पैसे आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको अभी चेक दे दूं और आपने डाल दिया बैंक के अंदर तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक उसको आज दे देता हूँ, उसमें लेकिन डेट डाल देता हूँ मैं 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद। उससे पहले वो चेक जमा ही नहीं कर पाएगा। इसे बोलते हैं पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, बाद की डेट का चेक, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक हमें रिसीव हुआ है एडुकेट से और वो हमने डेबिट में लिख दिया है बैंक अकाउंट में। सही है गलत है? तो ट्रू क्या होना चाहिए? जब चेक मिला हो और बैंक में जमा ना कराया तो चेक इन हैंड के नाम से लिखते हैं इसको। अगर चेक मिला हो, लेकिन सर क्वेश्चन में कहाँ लिखा है डिपॉजिट कराया या नहीं कराया? पोस्ट डेटेड वर्ड ये क्लियर कट बता रहा है कि जमा नहीं हुआ, कुछ जमा हो नहीं सकता वो। बना रही है बात? पोस्ट डेटेड वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि चेक तो रिसीव कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया, तो चेक इन हैंड है वो। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को अंडरलाइन करके वहां पर चेक इन हैंड लिख दें, ब्रैकेट में ट्रू लिख दें। अगर चेक इन हैंड लिखा होता बैंक अकाउंट की जगह तो आंसर ट्रू हो जाता। थर्टीन्थ क्वेश्चन, sorry 14th question, when the total of the debit side of an account is more than the total of its credit side, एग्जांपल दिया था मैंने अभी, टोटल डेबिट का ज्यादा है टोटल क्रेडिट का कम है, तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, और डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि जो बीडी वाला होता है उसको बोला जाता है। ठीक बात है। आपका शाम को टेस्ट रखा हुआ है जर्नल चैप्टर का, जिसका हो चुका आपको टेस्ट तो देना ही है। हाँ जी एमसीक्यू। अभी 15 मिनट है, सब्सिडरी बुक्स कंटिन्यू कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक लेकिन सभी ने कर रखा। कल की रिकॉर्डिंग देख ली सभी ने? जो कल क्लास हुई थी बच्चे एब्सेंट थे, उसकी रिकॉर्डिंग देख ली सभी ने? सर आपने वो वीडियो डाल दी थी। हाँ जी सर वो सर पेटी कैश बुक वाली की वीडियो डाल दी थी सर आपने। हाँ जी सबने देख ली रिकॉर्डिंग? साइलेंस में प्रिजम्पशन क्या लो, इसकी प्रिजम्पशन अकाउंट्स में नहीं है। देख ली, ये प्रिज्यूम करना है कि नहीं देखिए प्रिज्यूम करना। थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि इस पर। चैप्टर 11